जय हिंद दोस्तों मैं धीरज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जो आपके एग्जाम में कुल 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपके बोर्ड एग्जाम 2022 की फ्री में पूरी तैयारी कराई जा रही है, वो भी ऑल सब्जेक्ट का। इससे जुड़कर आप इसका पूरा लाभ उठाइए इस चैनल से, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इसके पहले मैंने हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय बता दिया है, जो कि मैंने आपको बताया वो भी वहां से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और दोस्तों मैं ये भी गारंटी ले रहा हूं, 100% गारंटी ले रहा हूं, यदि आप इस चैनल पे पढ़ रहे हो तो आपका 90% प्लस रिजल्ट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस उतना आप तैयार करते चलिए एक नोट्स बनाकर। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहां से 5 नंबर का प्रश्न आएगा, वो भी किसके अंतर्गत? रीतिकाल एवं आधुनिक काल के अंतर्गत, ठीक है। अब बाकी सभी आपको बताने वाला हूं क्या क्या पढ़ना है, लेकिन क्या क्या पढ़ना है उसको जानने से पहले ध्यान दीजिए कि यहां पर प्रश्न किस प्रकार से आएगा। तो चलिए देख लीजिए यहां पर प्रश्न किस प्रकार से आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहां से प्रश्न नंबर 2 का क होगा, ख होगा, ग होगा, ठीक है। इसमें कुल 3 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके पहले मैंने भी आपको बता दिया कि कुल 5 प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत उसमें कुल 5 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि मैंने इसके पहले वीडियो में बता दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, यानी नीचे वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। यदि आप नहीं पा रहे हो वीडियो को सर्च करने पर तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आपके कमेंट के नीचे लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए देख लीजिए यहां पर प्रश्न किस प्रकार से आएगा। तो दोस्तों यहां पर दोस्तों प्रश्न 3 प्रश्न आएगा, क ख ग करके। तो देखिए इसमें जैसे प्रश्न पूछेगा, अभी मैं एग्जांपल के तौर पे प्रश्न दिखा रहा हूं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा। अगर आप ये सब प्रारूप तैयार रखेंगे, याद रखेंगे ना, तो पेपर देने को में आपको कठिनाई नहीं होगी, पेपर आप आसानी से दे सकते हो। देखिए प्रश्न किस तरीके से पूछेगा, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। ये पहला प्रश्न होगा, इसी प्रकार से होगा। 2 विशेषताएं लिखने से ज्यादा नहीं पूछेगा, सिर्फ जब भी पूछेगा 2 विशेषताएं लिखिए, 2 प्रवृत्तियां लिखिए, 2 रचनाएं लिखिए, इसी प्रकार से प्रश्न पूछेगा। क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न यहां से आएगा तो क्या होगा, 1+1 करके आएगा, ठीक है। देखिए जैसे 2, ये पूरा कितना होगा, एक प्रश्न 2 नंबर का, फिर दूसरा भी प्रश्न 2 नंबर का, तीसरा प्रश्न 1 नंबर का होगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या होगा, 1 नंबर का होगा। तो जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे 2 विशेषताएं पूछ रहा है तो आप 1 का आंसर दे रहे हो तो इसमें से आपका 1 नंबर मिल जाएगा। अगर दोनों विशेषताएं बता दोगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी आएगा, प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। मेरे इसका बताने का मतलब मुख्य उद्देश्य दोस्तों यही है कि आप समझ लीजिए कि यहां पे देखिए 2 विशेषताएं, 2 प्रवृत्तियां, 2 रचनाएं, 2 कवियों का नाम लिखिए। इसी तरीके से 2 कंसेप्ट आपके साथ लगा रहेगा, 2 हमेशा आपको तैयार रखना है, ज्यादा लंबा आंसर आपको तैयार नहीं करना, ठीक है। अभी सारे प्रकार के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है मैं आगे कराया हूं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, पहले आप इधर समझ लीजिए। तो ये भी क्या होगा, 1+1 करके आएगा, 2 नंबर का आएगा। अगर 2 प्रवृत्तियां लिख दोगे 2 नंबर मिल जाएगा, 1 प्रवृत्ति लिखोगे तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न जो आएगा ग नंबर का, उसमें बोलेगा किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखिए। इसी प्रकार से प्रश्न आएगा, या किसी एक कवि रचना का नाम लिखिए, ठीक है। युग कोई ना कोई दिया रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां बोला है एक प्रगतिवादी। देखिए इसमें 2 बोल रहा था, 2 नंबर का प्रश्न बन रहा था, लेकिन यहां पे 1 बोल रहा है तो ये 1 ही नंबर का प्रश्न आएगा। तो यहां से 5 नंबर का कुल प्रश्न आएगा, और बहुत सिंपल ही टॉपिक है दोस्तों। मैं इतना बेस्ट तरीके से आपको बता दूंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। अगर तीसरा प्रश्न इस प्रकार से न देकर, देखिए अगर कभी कभी इस प्रकार से नहीं देता तो किस प्रकार से देता दोस्तों, इस प्रकार से देता, देख लीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन ना देकर अब इस प्रकार से देगा तो कैसे आप करोगे। देखो, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के रचयिता का नाम लिखिए। तो यहां 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा, किसी एक इसमें से जिसका रचयिता का नाम मालूम रहेगा, जैसे इसके लेखक का क्या नाम है, इसके लेखक का क्या नाम है, इसके। तो आपको यह ध्यान देना कि इसमें सिर्फ 1 का आंसर देना होगा। अब 5 ऑप्शन दिया रहेगा तो 5 में से आप किसी न किसी एक का तो बता ही लोगे कि इसके लेखक का क्या नाम है, ठीक है। तो दोस्तों ग नंबर का जो प्रश्न होगा या तो इस प्रकार से आ सकता है या तो इसी प्रकार से रहेगा। तो अब तो उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हैं कि प्रश्न इसमें किस प्रकार से आएगा, ठीक है। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है, क्या है।
तो देखिए दोस्तों, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय मैंने आपको बता दिया कि 5 नंबर के यहाँ से प्रश्न आएगा। अब आपको इसमें पढ़ना क्या, ध्यान दीजिए, रचना और रचयिता पर पहले फोकस करिए, क्योंकि यहां से ही प्रश्न बनता है 2 नंबर का। ठीक है, यह क्या करता है, घुमा फिरा कर रचना और रचयिता आपसे पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन कौन सा युग का है वहां से 3 या 4 नंबर का प्रश्न पूछेगा, लेकिन 1 नंबर का प्रश्न तो यह रचना और रचयिता आपको दे के जाएगा। तो तैयार किस तरीके से करना, ध्यान दीजिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और जिसके पूछे जाने की अधिकतम चांस होती है, 100% चांस होती है, वही सब मैं यहां पे करा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप गाइड लेके बैठोगे रटते रह जाओगे, लेकिन अच्छे से एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाएगी। अगर आप इस चैनल से पढ़ रहे हो तो इसका 100% गारंटी लेता हूं कि 90% रिजल्ट आपका बनेगा ही बनेगा। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, मेरे ऑडियंस मेरे वीडियो को पसंद करते हैं और मैं अच्छे से वीडियो बनाने का प्रयास किया करूंगा और जल्दी जल्दी आपका चैप्टर भी सिलेबस आपको समाप्त कर दूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए दोस्तों, पहले रचना को देख लीजिए। प्रिय, अगर आपसे पूछ ले प्रिय प्रवास किसकी रचना है या किस लेखक की रचना है, तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय, या एक नाम उनका और है हरिऔध। ठीक है, दूसरा है दोस्तों रेणुका या कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रसवंती, हारे को हरिनाम। ठीक है, तो दोस्तों ये सब किसके रचयिता, मतलब किसकी रचना है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना है। ठीक है, तैयार रखिएगा, जो जो मैं करा रहा हूं तैयार रखिएगा, अगर नहीं करते हो तो आपकी गलती है। ठीक है दोस्तों, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, सब कुछ सर्च करके 10 साल का पेपर मैं इकट्ठा करके नेट से इकट्ठा करता हूं पेपर को, उसके बाद रिकॉर्ड को चेक करता हूं, उसके अनुसार मैं पेपर को बनाता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इसी माध्यम से करिएगा, नहीं तो अपने से करना चाहते हो तो अपने से भी कर सकते हो, लेकिन बाद में मुझे मत कहिएगा सर कि मेरा रिजल्ट कम आया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं, हाई स्कूल के रिजल्ट का ही सबसे बड़ा वैल्यू होता है। अगर आप कहीं भी जॉब करने जाओगे और कुछ भी करने जाओगे, आगे चल के जो वैकेंसी आएंगी सब मेरिट पे भर्ती होंगी। मेरिट पे भर्ती होने का मतलब जिसका अच्छा खासा रिजल्ट रहेगा उसको अंदर कर लिया जाएगा, नहीं तो बाकी को हटा दिया जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, अपने मेरिट पे अपने रिजल्ट यानी परसेंटेज जो होना चाहिए आपका 90% से अगर ऊपर रहेगा ना, या 90% रहेगा ना, तो हर एग्जाम में आप समझ लीजिए, एग्जाम कोई भी एग्जाम देकर निकलोगे ना, तो वहां पर या कोई वैकेंसी कह लीजिए उसमें आपको नौकरी मिल ही जाएगी। अगर परसेंटेज अच्छा है तो नहीं रहेगा तो आप भटकोगे नौकरियों के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि परसेंटेज आपको लाना है, वो भी अच्छा लाना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब बात आती है मधुशाला मधुबाला, ये किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए सूरसागर, सुरसुरावली, साहित्य लहरी, ये किसकी रचना है, तो ये सूरदास जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका किसकी रचना है दोस्तों, रस खान की है। ठीक है, अगला है युगांत, लोकायतन, ग्रंथि, चिदंबरा, युगपथ, ये सभी किसके रचना है दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत जी की ये रचना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, अगला है नीरजा, अग्निरेखा, यामा, सांदगीत, दीपशिखा, ये सभी किसकी रचना है दोस्तों, महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए तैयार करना बहुत आसान होता है, 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर कैसे तैयार करना याद रखिए, 4 से 5 बार अपने मन में पढ़िए, उसके बाद एक रफ में इसको लिखने का प्रयास करिए बिना देखे। अगर बिना देखे आप लिखने का प्रयास करेंगे ना, तो जो भी मिस्टेक होता रहेगा वो दिमाग में सूझ जाएगा कि हमसे थोड़ा सा गलती यहीं पर हो रहा है, और वो ऑटोमेटिक अगली बार ख्याल हो जाएगा। तो तैयारी इसी प्रकार से आप करिए। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हिम कीर्तिनी, हिम तरंगिणी, ये किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की यह रचना है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मुकुल त्रिधारा, ये किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान। भारत भारती पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त जी की है। एक पतंग अनंत से, ये अशोक वाजपेयी जी की रचना है। तो दोस्तों जितनी भी रचनाएं मैंने कराएं अलग अलग लेखकों के, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे सभी मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं या करना नहीं चाहते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सभी सब्जेक्टों की तैयारी कराऊंगा, इसका जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, और ये लिख कर ले लीजिए कि आपका 90% प्लस रिजल्ट बनेगा ही बनेगा जब आप इस चैनल से पढ़ते रहोगे। तो अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आप समझना। ठीक है, अब बाद में मुझे मत कहना कि सर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं बना।
मैं बिल्कुल भी ब्लेम नहीं सुनना चाहता। अगर आप इस चैनल से पढ़ रहे हो, अगर आपका रिजल्ट नहीं बनेगा तब आप मुझसे कह सकते हो, लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल से पढ़ रहे हो तो इसकी गारंटी है कि 90% प्लस रिजल्ट बनेगा। लेकिन एक बात और याद रखना कि जो चीज पढ़ो उसको लिखने का अभ्यास करो, हमेशा लिखो। जो चीज पढ़ो उसको लिखो, जो चीज पढ़ो उसको लिखो, वो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे रचना और रचयिता। अब आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इससे बाहर पूछा भी नहीं जाएगा जो मैं करा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, 100% गारंटी लेता हूं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या पूछे जाने की ज्यादा संभावना है और क्या क्या पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MIQ मैंने यहां पे लिख रखे हैं। चलिए उसको आप देख लीजिए और एक नोट्स आप जरूर बनाइएगा। मेरा कहना मान लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक नोट्स आप जरूर बना लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए मैं क्वेश्चनों को समझाते भी चलता हूं, आप फटाफट वीडियो को रोक कर पोज करके फिर आप पता चला कि आप पूरा क्वेश्चन ही उतार ले रहे हैं तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। ठीक है, मैं यहां पे कुछ समझाता भी चलता हूं प्रत्येक क्वेश्चनों में, तो उसको भी आप समझते चलिएगा मेरे साथ साथ। देखिए दोस्तों, छायावादी युग की 2 प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। आपसे भी विशेषताएं पूछे या प्रवृत्तियां पूछे, आंसर आपको सेम देना है। ठीक है, तो देखिए मैंने आंसर लिख रखा है, आप ध्यान दीजिए, युग पे आप फोकस करिएगा। विशेषताएं प्रवृत्तियां अधिकतर ही पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में और 2 करके पूछेगा, इतना भी याद रखना कि 2 हमेशा पूछेगा। तो छायावादी युग की 2 प्रमुख विशेषताएं, प्रगतिवादी छायावादी या प्रगतिवादी रीतकाल, सबसे मैंने लिख रखे हैं क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, बोला है 2 प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। मैंने यहाँ पे दोनों को ऑब्लिक लगा के लिखा है, इसलिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, एग्जाम में बैठे तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि ऐसा लगे कि हाँ आप पढ़ के बैठे हो। देखो दोस्तों, पहला इसका विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, छायावादी युग का पहली जो विशेषता है वह है प्रकृति का मानवीकरण। दूसरी जो विशेषता है रहस्यवादी भावना। तो यहाँ पे 1 पॉइंट और यहाँ पे 2 पॉइंट आप कर दीजिएगा, आपकी इच्छा, नहीं तो कॉमा लगा के लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिवादी युग की 2 प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। अभी मैंने आपको क्या बताया, छायावादी युग की, अब आप देखिए क्या प्रगतिवादी युग की। तो प्रगतिवादी युग की पहली जो विशेषता है वो है साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित, ये आपकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है मानवता मात्र के कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण। ये दोनों विशेषताएं आप तैयार रखिए क्योंकि यहीं से विशेषताएं बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छायावादी युग के 2 प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। अब देखिए, अभी मैंने आपको बता रहा था विशेषताएं, अब कवियों का नाम भी पूछेगा, रचनाएं भी पूछ सकता है, तो ये सब आपको तैयार रखना है। लेकिन कितना कितना, 2-2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, छायावादी युग के 2 प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। तो छायावादी युग के 2 प्रमुख कवि कौन है, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इसी तरीके से आंसर आप देना है, पॉइंट करके देना चाहे तो आप पॉइंट करके भी दे सकते हैं 1-2। ठीक है, कॉमा लगा के देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए प्रगतिवादी युग के 2 प्रमुख कवियों का नाम। अभी छायावादी युग के 2 प्रमुख कवियों का नाम बताया, अब प्रगतिवादी युग के, तो पहले दोस्तों हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत और दूसरा हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रीतिकाल के 2 प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां। अभी मैंने आपको बताया छायावादी युग के, प्रगतिवादी युग के। अब बात आती है रीतकाल के 2 प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां। तो रीतकाल की जो पहली विशेषता है वह श्रृंगार रस की प्रधानता बताती है। ठीक है, और दूसरी जो प्रमुख विशेषता है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता बताती है। किसके अंतर्गत, रीतकाल के। यहां देखिए दोस्तों, रीतकाल बोले या रीत युग बोले, ठीक है, या रीति समय बोले, कंफ्यूजन करने के लिए आपको थोड़ा यहाँ पर रीतिबद्ध भी बोल सकता है, तो आप कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। रीति शब्द दिया है तो यानी रीतिकाल से ही रिलेटेड क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, इतना मैं पहले से इंट करते चल रहा हूं ताकि आप मुझे बाद में मत दोष ठहराइए कि सर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। देखिए एग्जामिनर जो होते हैं ना, क्वेश्चन का रूप थोड़ा चेंज करते रहते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख रखा है, रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। तो रीतिकाल के प्रमुख कवि है कौन, बिहारी और भूषण। ठीक है, बिहारी और भूषण को याद रखिएगा। अब इस यहां से देखिए, अब रीतिकाल के 2 प्रमुख
कवि बोला है, अब इनकी रचनाएं भी पूछ सकता है, तो मैं रचनाओं को भी यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है, अब आपसे बोल दे से रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं। अभी देखिए मैं कवि को बोला था, दो प्रमुख कवि को, तो मैंने आपको बता दिया बिहारी और भूषण जी हैं। अब इनकी रचनाओं को भी पूछ रहा है, जैसे बोल दिया रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं। अब दोनों को पूछ लिया यहाँ पे, तो दोनों को पूछ लिया, तो पहले बिहारी जो भूषण जी मैंने आपको बताया कि रीतिकाल के दो प्रमुख कवि हैं। अब बिहारी जी की रचना है क्या, अब बोला उनकी रचनाओं के नाम लिखिए दो, तो रचना कोई एक लिख दीजिएगा, मैंने दो दो लिख रखे हैं, तीन तीन लिख रखे हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम, ताकि आप जो आपको जो तैयार हो सके उसी को तैयार करिए। जैसे बिहारी जी की क्या पहली रचना है, बिहारी सत सही, इसमें 700 दोहे, ये अब, या भूषण जी का शिवराज भूषण, छत्र साल दशक शिवा बावनी। ठीक है, तो ये हैं भूषण जी के रचनाएं। ठीक है, तो कुछ समझ में आया यहाँ तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों। चलिए एक दो क्वेश्चन अभी और बाकी हैं, उसको भी आप यहीं पर देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, आधुनिक काल की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब यहां पर किसकी चर्चा की जा रही है, आधुनिक काल के दो प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां पूछ सकता है। तो आधुनिक काल की अगर विशेषताएं प्रवृत्तियां पूछेगा, तो पहला आधुनिक काल से देश प्रेम की भावना तैयार कर लीजिए, और गीत काव्य की प्रधानता, तो ये दूसरा पॉइंट कर दीजिए, पहला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट युग आता है द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध कवियों का नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध कवि है मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध कह सकते हैं। अब इनके अगर रचना की बात कर ली जाए, तो रचना को भी लिख दीजिए, क्योंकि मैंने साथ में रचना इसलिए लिख दिया है क्योंकि रचना भी पूछ सकता है, कवि के ना पूछकर रचना भी पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछ ले द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध कवियों का नाम लिखिए, तो दो कवि इनका लिख दीजिएगा नाम, लेकिन अगर रचना पूछ दे तो द्विवेदी युग के दो प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए, तो साकेत, भारत भारती और यशोधरा लिख दीजिएगा, या प्रिय प्रवास, रस कलश ये लिख दीजिएगा। इसमें से आप दो लिख दीजिएगा, सब चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कवियों का पूछेगा तो मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखिएगा, या तो हरिऔध लिख दीजिएगा, तब भी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया दोस्तों, लास्ट टू क्वेश्चन और रह गए हैं 10th एंड 11th। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रयोगवादी धारा के किन्हीं दो कवियों और उनकी एक एक रचना का उल्लेख कीजिए। कौन से वादी है, प्रयोगवादी धारा, धारा या काल या समय कुछ भी यहाँ पे घुमा फिरा के बोलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। ठीक है, यहाँ प्रयोगवादी धारा के किन्हीं दो कवियों और उनकी एक रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो धारा यहाँ पे देखिए, प्रयोगवादी धारा के पहले जो कवि होंगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन या अज्ञेय, इनका नाम क्या है, अज्ञेय बोल सकते। ठीक है, इतना लंबा नाम अगर तैयार नहीं कर पा रहे हो आप, तो सिर्फ तैयार करिए अज्ञेय। ठीक है, तो इनकी रचना है दोस्तों आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, और दूसरे जो कवि हैं वो हैं धर्मवीर भारती, तो इनकी रचना है अनुप्रिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयोगवादी कविता की किन्हीं दो विशेषताओं या प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। मैंने क्या बोला, विशेषताएं पूछेगा या प्रवृत्तियां पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन में घुमा फिरा के दो 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 करता रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको 2 नंबर आपको देना है, तो आपसे उत्तर तो लेगा ही ना, तो उत्तर आप दोगे तभी तो 2 नंबर देगा। तो देखिए दोस्तों, प्रयोगवादी कविता की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला जो विशेषता है वो कुंठा और निराशा का स्वर, ये पहली विशेषता हो जाएगी। दूसरी विशेषता हो जाएगा मुक्तक शैली का प्रयोग। ठीक है, तो ये दो विशेषताएं हो जाएंगी प्रयोगवादी कविता की। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो दोस्तों, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, उम्मीद करता हूं आप इसको तैयार कर लोगे, अच्छे से तैयार कर लोगे। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आप तैयार कर लेते हो, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका 90% प्लस रिजल्ट बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप लिख कर ले लीजिए। ठीक है, और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर ही दो भाई, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्टों की तैयारी करनी है। ठीक है, आपका सब्सक्राइब करने का 1 भी रुपए चार्ज नहीं है। अगर आपका इच्छा है वीडियो को लाइक करिए या तो मत करिए, मैं मैटर नहीं रखता कि आप लाइक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं आपके भले के लिए इसलिए बोलता हूं कि आप सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से आपका ये फायदा हो जाता है कि सब्सक्राइब करे रहोगे, जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो तुरंत आपके पास पहुंचेगा और आप घर बैठे अच्छे से तैयारी कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हो, आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप नहीं समझे हो तो अब क्या कहना, अब मैं तो कुछ कह ही नहीं पाऊंगा, बता दे रहा हूं। चले जाने दीजिए, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लास्ट में बोल के जाऊंगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी बंदा घर पर पढ़ ले, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनके भी अच्छे खासे रिजल्ट बन सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अब अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।